और दर्द। मुंबई, सपनों का शहर। तारों की तरह टिमटिमाती उसकी आंखें सामने कांच में लगी ड्रेस को निहार रही थी। वो मुस्कुराते और शर्माते हुए कुछ सोचकर बार बार अपनी पलकें झुका लेती तो कभी अपने गुलाबी होठों को दांतों तले कुतरकर खुद को हकीकत में आने पर मजबूर कर देती। आज वो बहुत खुश थी। खुश हो भी क्यों नहीं, आखिरकार उनका इंतजार पूरा जो होने वाला था और आज फाइनली 3 साल एक दूसरे को जानने और समझने के बाद वो अपने प्यार से सगाई करने जा रही थी। उसका सुंदर चेहरा जिस पर मास्क लगा था, सिर्फ उसकी डार्क ब्राउन आंखें दिख रही थी जो उसे बेहद सुंदर बना रही थी। वह अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो किसी से टकराकर नीचे गिर गई। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आकर उसने सामने देखा तो एक लड़की की ऊंची हील्स की जोड़ी दिखी। धीरे धीरे उसकी नज़र ऊपर उठी तो उसके सामने वो चेहरा था जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा था। पहले से ही गिरी हुई हो और कितना गिरोगी, दिखता नहीं है, या फिर जानबूझकर पब्लिसिटी पाने के लिए पिया से टकरा गई। उसी ऊंची हील्स पहने लड़की के पीछे से एक दूसरी लड़की ने कहा जो उसकी असिस्टेंट थी। नीचे जो लड़की टकरा कर गिरी थी वो उठते हुए बोली, माफ़ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। रही बात पब्लिसिटी की तो उसके लिए मेरा चेहरा ही काफ़ी है। इतना कहकर वो वहाँ से शॉप के अंदर चली गई। देखा तुमने, कितनी अकड़ है इसमें, पता नहीं किस बात का गुरूर है, ना बाप का पता और ना ही खानदान का, फिर भी एटीट्यूड तो ऐसे झाड़ रही थी जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। और लेने दो, जैसे आज गिरी है वैसे ही पूरी जिंदगी गिरेगी, उसे कभी भी किसी का सहारा नहीं मिलेगा। ये सब कहते हुए पिया के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल गई। वही शॉप के अंदर जाकर उस लड़की ने एक सेल्स गर्ल से उस कांच में लगी ड्रेस की तरफ इशारा करके कहा, मुझे ये वाली ड्रेस ट्राई करनी है, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल देंगी? सेल्स गर्ल ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, पर वो शांत ही रही। सेल्स गर्ल जैसे ही उस ड्रेस को लेकर उसके पास आए, बीच में ही किसी ने उस ड्रेस को छीन लिया और घमंड से बोली, मुझे ये पसंद है, मेरे लिए पैक कर दो। सेल्स गर्ल ने उस हाथ के मालिक को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली और स्वीटली बोली, श्योर मैम, वैसे भी ये ड्रेस तो आप जैसी ही ब्यूटी के लिए बनी है। उस ड्रेस को पकड़े हुए पिया ने उसे सही करते हुए कहा, ये मैं अपनी बड़ी बहन के लिए ले रही हूँ, क्योंकि इसे देखकर मुझे लगा कि इस ड्रेस पर उसका ही हक होना चाहिए और होगा भी। वो मुस्कुराए और उस लड़की को अपनी तिरछी निगाहों से घूरने लगी जो उस ड्रेस को देखते हुए किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। राही, पीछे से किसी ने पुकारा। उस आवाज़ को सुनकर उस लड़की को एकदम से होश आया और वो पलट गई। तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए और अपना फ़ोन भी मेरे पर्स में डालकर भूल गई, पता है उसमें कितनी मिस कॉल आ रही थी। और आर वो कहते कहते रुक गई। उद्धरण चिन्ह। अब जाकर उसका ध्यान सामने खड़ी पिया पर गया था। वही पिया उसकी बात पूरी होने का वेट कर रही थी। अचानक उसे रुकता देख टेढ़ा मुस्कुरा दी, फिर उस लड़की को देखा जिसने अभी राही कहकर पुकारा था। वैसे तुम दोनों भी आ रही हो ना पार्टी में? आखिर रायचंद की पार्टी है, कैसे कोई मिस कर सकता है? मुस्कुराते हुए उसने अपना कार्ड सेल्स गर्ल को दिया जिससे वो भागकर पेमेंट करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने उसे बैग थमा दिया जिसमें वही ड्रेस थी जो राही को पसंद थी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ उन दोनों लड़कियों को देखकर अपनी असिस्टेंट के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद उस शांत खड़ी लड़की ने कहा, इन दोनों ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, बस वो ड्रेस जिसे मैं आज अपनी सगाई पर पहनने के बारे में सोच रही थी वो उसने अपनी बड़ी बहन के लिए खरीद ली। क्या इस बार भी उसने अपनी नज़र तेरी ही पसंद पर डाली और हर बार की तरह उसे अपनी बहन के नाम से ले लिया? दोनों महान चुड़ैले हैं, दूसरे की चीज़ें ही पसंद आती है। ये कहते हुए उस लड़की का मुंह बन गया। राही हंस पड़ी और उसके गाल खींचते हुए बोली, यार रुचि, तू कितनी क्यूट है, उन्हें छोड़ और मेरी मदद कर कि मैं अपने लिए क्या लूँ। उसकी बात सुनकर रुचि को याद आया कि वो उसे कुछ बताना चाहती थी पर वो कैसे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि राही एक्साइटेड होते हुए ड्रेस देख रही थी और वो एक पीच कलर के गाउन को लेकर ट्रायल रूम की तरफ जा रही है। अभी तो मुझसे पूछ रही थी और अब खुद ही चूज करके फुर से उड़ गई। ये उस खड़ूस आरव के लिए पागल हुई बैठी है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। कैसे बताऊं मैं अपनी दोस्त को कि वो बिना बताए कहीं चला गया है। वो परेशान होकर यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी, तभी कोई एकदम से उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसके एकदम से आने पर रुचि की सांसें थम गई और वो अपने दिल को थामे सामने खड़ी लड़की को देखकर दांत पीसते हुए बोली, तेरा बस चले तो मुझे हार्ट अटैक से ही मार दे। तूफान मेल कहीं की, मुझे एक बात बता, मेरे सामने तो अपनी बचकानी हरकतें दिखाती रहती है लेकिन उस आरव के सामने इतनी सीधी और मैच्योर क्यों बनी रहती है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राही हंसते हुए, अरे पागल, अब उसके सामने ऐसी हरकत करूंगी तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? रुचि, तू हमेशा इस बात की परवाह क्यों करती है कि कोई तेरे बारे में क्या सोचता है?
पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ तक मुझे याद था आरव हमेशा से तेरे पीछे था। जब से उसने पहली बार तुझे उस क्लब में देखा था उसके बाद उसने भी वही कॉलेज चूज़ किया जिसमें तू पढ़ती थी, फिर हमारा सीनियर बन गया। लेकिन उन 4 सालों में तूने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर अचानक से लास्ट ईयर में ऐसा क्या किया उसने जिससे तू इतनी इम्प्रेस हो गई कि उसके लिए अपने सपनों को भी छोड़ने को तैयार है। आखिरी लाइन पर आते हुए रुचि की आवाज़ उदास हो गई। राही ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोली, ये सच है कि मैं हमेशा से इन सब चीज़ों से दूर भागती थी और रहना भी चाहती थी, लेकिन जब लास्ट ईयर में हम कॉलेज ट्रिप पर गए थे तो वहाँ मेरा गलती से पैर फिसल गया था और मैं समुद्र में गिर गई। तब जो मुझे बचाने आया था वो आरव ही था, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और रात भर मेरे हॉस्पिटल वार्ड में मेरी केयर की। उसकी बात सुनकर रुचि चुप हो गई। उसने ध्यान से अपनी दोस्त के चेहरे को देखा जो ये सब बताते हुए किसी नूर की तरह चमक रहा था। शाम का वक्त। आज रायचंद मैंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जैसे यहाँ किसी की शादी हो। सभी मेहमान सजावट की तारीफ करते हुए अंदर जा रहे थे। पार्टी में बहुत से बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गज, फिल्म इंडस्ट्री के लिस्ट आर्टिस्ट और मैनेजर, साथ ही बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सिंगर्स। मैंशन के आलीशान हॉल के एक साइड बड़ा सा स्टेज बनाया गया था, जहां एक सुंदर सा गोल्डन कलर का सोफा रखा गया था और पूरी डेकोरेशन गोल्डन और वाइट थीम की थी। उसे देखकर इस बात अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ शादी तो नहीं लेकिन किसी की सगाई जरूर है। आज सभी लोग रायचंद इंडस्ट्री के बड़े बेटे आरव रायचंद की सगाई अटेंड करने आए थे। प्रिंस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री शोबेस के आधे हिस्से पर इनका राज चलता है। सभी गेस्ट्स को वेलकम करते हुए रायचंद फैमिली उन्हें अपने संबंधियों से मिला रही थी। ऐसे ही समय बीत गया और वो घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। लाइट्स डिम हो गई और स्टेज पर खड़े होकर ओल्ड मिस्टर रायचंद ने बहुत ही खुशी और प्राउड के मिले जुले भाव से कहा, आज आप सभी के बीच में मुझे ये अनाउंस करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे खानदान के बड़े बेटे और हेड ऑफ फैमिली की एंगेजमेंट उस लड़की से होने जा रही है जिसे हमने पसंद किया है। सो प्लीज वेलकम माई ग्रैंडसन आरव रायचंद, CEO ऑफ ब्राइट लाइट एंटरटेनमेंट। उनके कहते ही वो स्पॉटलाइट सीढ़ियों के बीचों बीच जाकर ठहर गई, जिसमें 2 चमचमाते जूते दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मॉल से राही ने ड्रेस चेंज की और अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाकर लाइट मेकअप किए वो रुचि के साथ टैक्सी में बैठकर उस जगह चली गई जहां आज उनकी सगाई होने वाली थी। राही के चेहरे से खुशी हट ही नहीं रही थी। उसका चेहरा खुशी से ऐसे चमक रहा था जैसे कोई हीरा। आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अब से उसकी भी फैमिली होगी और कोई होगा जिसे वो रुचि के अलावा अपना कह सकेगी। आधे घंटे के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। राही जल्दी से उतरी और अंदर की तरफ जाने लगी। वही रुचि परेशानी से एक ही नंबर पर कॉल किए जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से बार बार एक ही जवाब आ रहा था, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। उसने सामने देखा, ये वही बीच था जब राही को बिना देखे और बिना जाने ही अपने सेवियर से प्यार हो गया, इसलिए वो इसी जगह से अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। बीच के किनारे जहाँ कुछ पत्थर थे वहाँ से समुद्र बहुत ही सुहाना लग रहा था। वही बीच में एक टेंट की तरह लाइट का घर बना हुआ था, जिसके सामने सफ़ेद पर्दों से सजा एक सोफ़ा और टेबल बहुत ही खूबसूरती से रखी गई थी। राही उसी घर के बीचों बीच जगमगाती लाइट्स में किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उसकी चमक, होठों की मुस्कान को देखकर रुचि का दिल भर आया। उसे अचानक से डर लगने लगा कि कहीं जो वो सोच रही है वो सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी राही का क्या होगा। उसकी आंखें मिच गई और पलकों से दबे 2 आंसू की बूंदें गालों से होते हुए नीचे गिर गई। रुचि, तू वहाँ क्या कर रही है? यहाँ आ और देख कि मैंने कितना सुंदर सजाया है। देखना आरव बहुत खुश हो जाएगा और झट से मुझे अपने गले लगा लेगा। ये कहते हुए वो इमेजिन करने लगी कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। रुचि ने खुद को संभाला और उसके करीब जाकर उसे अपने बैग से एक सैंडविच देकर बोली, राही इसे खा ले, तू सुबह से ही इन तैयारियों की वजह से भूखी थी, क्या पता बाद में भी खाने का मौका ना मिले। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। राही, क्या मतलब कि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, वो तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आज तू आरव से उन पेपर्स के बारे में भी तो डिस्कस करने वाली है ना, तो समय मिला के नहीं। रुचि ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, हाँ, हमारी सगाई के बाद मैं उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। उसके बाद हमारे बीच कोई झूठ और शक नहीं होगा। कहते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ राही ने सैंडविच ले लिया और मजे से खाने लगी। रुचि की आंखें भर आई लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। तभी राही की आवाज़ से उसका ध्यान उस पर गया। तू भी खा ले, इससे मुझे भी बाद में तेरी फिक्र नहीं होगी कि कहीं तू भूखी तो नहीं है। रुचि ने बिना कुछ कहे दूसरा सैंडविच लिया और राही को देखते हुए खाने लगी। उन्हें वहां आए 1 घंटा बीत चुका था। अब राही को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसने आरव को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। दोनों बैठी इंतजार करने लगी। 6 से 7 बज चुके थे। सूरज भी पूरी तरह डूब गया था। यही वो समय था जब राही ने सगाई करने का सोचा था।
राही की आंखों से आंसू बहकर गाल पर गिरने लगे। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। रुचि उसे इस तरह देखकर परेशान हो गई और उसे अपने गले से लगाकर बोली, मैं हूं तेरे पास और हम मिलकर उस आरव को ढूंढ लेंगे, फिर तू उसे तड़पना जिस तरह आज तू उसके इंतजार में तड़प रही है। तभी रुचि का फ़ोन रिंग हुआ। उसने खुश होकर फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो वो निराश हो गई। यही हाल राही का भी था। अपने फ़ोन पर उस नंबर को घूरते हुए रुचि ने सोचा ये क्यों कॉल कर रही है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कॉल अटेंड कर लिया और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सो कैसी हो टीचर क्लासमेट? आई एम श्योर अच्छी तो बिल्कुल नहीं होगी, आखिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड राही का अमीर बनने का सपना जो टूट गया। ये कहकर वो हंसने लगी। हा 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 हा, पिया तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो और आइंदा मुझे कभी कॉल मत करना, रुचि ने गुस्से से कहा और अपने दांत पीस लिए। पिया ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम दोनों को रायचंद की तरफ से इनविटेशन थोड़ी मिला होगा। अच्छा ठीक है, मैं ही लाइव शो दिखा देती हूँ, आखिर कभी हम दोस्त थे। ये कहकर एक बार फिर से वो हंस पड़ी और कॉल कट गया। उसके रायचंद पार्टी का जिक्र करने पर रुचि को याद आया कि ये तो आरव की फैमिली है। उसने राही को देखा जो कुछ सोच रही थी, तभी फिर से पिया का कॉल आया जिसे रुचि ने बिना देरी के पिक कर लिया। ये एक वीडियो कॉल था। उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी और जैसे ही स्पॉटलाइट उस शख्स के जूते से हटकर चेहरे पर शिफ्ट हुई, राही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उससे पहले ही रुचि ने उसे संभाल लिया और राही की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वही रुचि के हाथों से फ़ोन गिर गया, लेकिन वीडियो अभी भी चालू था। उसने राही को देखा तो घबरा गई और उसे हिलाने लगी। वो बदहवास सी जमीन में अपने घुटनों पर बैठी सर झुकाए बिलखते हुए रो रही थी। टू बी कंटिन्यूड। स्पॉइलर, क्या आरव ने सच में राही को धोखा दिया है या फिर बात कुछ और है? क्या इस धोखे को सहकर राही फिर से मुस्कुरा पाएगी? रुचि कैसे संभालेगी अपनी दोस्त को? आगे इस कहानी में और कौन से मोड़ आते हैं, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सगाई और रायचंद फैमिली की होने वाली बहू। सभी गेस्ट्स ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस को देखा था। उसका चेहरा और जिक्र आए दिन मैगजीन्स और न्यूज में होता रहता था, लेकिन ये पहली बार था जब वो लोग उसे सामने से देख रहे थे, क्योंकि उसे किसी से मिलना पसंद नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उन फोटोज से ज़्यादा हैंडसम अभी लग रहा था। उसके शार्प फीचर्स और एक मॉडल की तरह परफेक्ट हाइट और बॉडी, वाइट 3 पीस सूट में वो कहर ढा रहा था। लाइट ब्राउन नशीली आंखें, पतले होठ जिस पर कोई स्माइल नहीं, एक स्मिर्क था जो उसके रुतबे और पर्सनैलिटी को और भी चार्मिंग बना रहा था। अपना एक हाथ पैंट की जेब में डाले और दूसरे में महंगी स्मार्ट वॉच पहने वो सभी के बीच आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर तो वैसे भी सारी लड़कियों पर बिजली गिर गई थी और उनका चेहरा अगले ही पल जलकर काला हो गया जब एक खूबसूरत लड़की जाकर उनके ड्रीम बॉय के गले लग गई। लाइट पिंक और ब्राइट पिंक एंड ब्लू क्रिस्टल जड़े गाउन में वो आज किसी हूर की परी की तरह लग रही थी। परफेक्ट फिगर, हाईलाइटेड कमर तक आते बाल जिन्हें बरगेंडी किया हुआ था और लूज कर्ल्स करके खुला छोड़ गया था। उसके कोमल फीचर्स को मेकअप की मदद से बहुत अच्छे से उभारा गया था, जिससे वो और दिनों से आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। वही उस लड़की के एकदम से गले लगने पर आरव के भाव कठोर हो गए। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ सबको एक नज़र देखा और उसे खुद से अलग कर दिया। सबको ये नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन उस लड़की जिसने आरव को कसकर पकड़ रखा था उसे मजबूती से पीछे धकेला गया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इनोसेंटली स्माइल करते हुए सबको देखने लगी। फिर दोनों स्टेज पर आ गए जहां आरव के दादाजी खुशी से उन दोनों को देख रहे थे। आज मैं आपको मिलाता हूँ हमारे घर की होने वाली बहू से, ये कहकर वो उसी लड़की के पास चले गए जिसने आरव को हक किया था। दादाजी रायचंद ने उसका हाथ पकड़ा और सबको देखकर गर्व से कहा, रॉय फैमिली की सबसे बड़ी बेटी परिधि रॉय। उद्धरण चिन्ह। चारों तरफ तालियों का शोर गूंजने लगा। सभी उन दोनों की जोड़ी को बहुत सराह रहे थे। आखिर करे भी क्यों नहीं, रायचंद और रॉय दोनों ही शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे जो आज से ही नहीं बहुत पहले से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। रॉय फैमिली का नाम फैशन फील्ड में उन मशहूर लोगों में से एक था जो यूनिक ज्वेलरी पीसेस बनाते थे। उनकी डिज़ाइन और बनाए गए एक पीस करोड़ों की कीमत का होता था। रॉय ज्वेलर्स नाम की उनकी कई ब्रांचें देश भर में फैली हुई थी, जिनकी होने वाली वारिश परिधि रॉय थी। तभी सबके कानों में फिर से मिस्टर ओल्ड रायचंद की आवाज़ आई, तो आज इस शानदार शाम को शुरू करने के लिए मेरा पोता आरव रायचंद अपनी मंगेतर परिधि के साथ अपना पहला डांस करेगा। जोरदार तालियों के साथ पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई और बीच में स्पॉटलाइट के नीचे आरव और परिधि एक दूसरे के हाथों को पकड़े खड़े थे। एक मधुर म्यूजिक पूरे हॉल में गूंजने लगी। स्वर स्वर, हूँ, दहलीज पे मेरे दिल की, जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी, लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, 2.2
इस धुन को सुनकर आरव की आंखें बंद हो गई और उसके सामने कुछ सीन घूमने लगी जब एक लड़का एक लड़की के पीछे गिटार लिए यही गाना गाते हुए घूम रहा था। वही वो लड़की चिढ़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो एकदम से होश में आ गया। सामने खड़ी लड़की में उसे उसी लड़की का अक्स दिखने लगा और वो मुस्करा दिया। सच्ची सी है जो तारीफे दिल से जो मैंने करी है। 2 आरव का हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे से उसके हाथ को मजबूती से पकड़े वो खोए हुए ही किसी के ख्यालों में उसके साथ डांस करने लगा। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला जमीन को मेरी, आधे आधे पूरे है गम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। उनकी केमिस्ट्री को देखकर जोर जोर से हूटिंग होने लगी थी। जैसे ही लाइट्स फिर से चालू हुई और गाना बंद हो गया चारों तरफ तालियां गूंज उठी और सबके खुशी से बातें करने की आवाज आई जिनमें उनका ही जिक्र था। आरव एकदम से होश में आया और उसने सामने देखा तो उदास हो गया। ये वो नहीं है आरव, तू उसे किसी और में ढूंढ भी कैसे सकता है। तेरा प्यार तेरी राही सबसे जुदा है, कोई अरी गैरी उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। मन ही मन सोचते हुए उसके भाव फिर से कठोर हो गए और वो परिधि से दूर हो गया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे ही वो पलटा उसकी नज़र एक जगह ठहर गई और वो काम गया। पीच कलर के सिंपल से गाउन को पहने, चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। इस बार उसकी आंखों में कोई बचपना, कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत जो उसे खुद से हो रही थी क्योंकि एक बार फिर किसी ने उसे प्यार और परिवार देने के वादे किए और बीच मझधार में अकेला छोड़कर किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने चला गया। उसकी भूरी आंखें आरव को बिना भाव के घूर रही थी। उसके अंदर सवालों का तूफान उमड़ने लगा कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब उसे किसी और से ही शादी करनी थी तो उसे क्यों फंसाया, यही सवाल बार बार उसके जहन में खलबली मचा रहे थे। थोड़ी देर पहले जब वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी लेकिन उस एक कॉल ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़कर रख दिया। वो टूट चुकी थी। आखिर उसने जिंदगी में पहली बार उस हादसे के बाद रुचि के अलावा किसी पर विश्वास किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद उसके दिल के आसपास खड़ी सारी दीवारें गिर गई और उसने उसे इजाज़त दे दी। आरव सदमे से वही खड़ा रह गया। तभी पीछे से उसके दादाजी ने उसे एक रिंग दी और उसे परिधि को पहनाने के लिए कहा। आरव ने एक नज़र राही को देखा जो बिना किसी इमोशंस के उसके हाथ को घूर रही थी जिसे अभी एक लड़की ने पकड़ा रखा था। आरव, क्या सोच रहे हो, रिंग पहनाओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर उसे खोया देख, इस बार दादाजी ने कड़े शब्दों में कहा। आरव ने अपना ध्यान उस तरफ से हटाया और उस रिंग को परिधि की रिंग फिंगर में पहना दिया तो सभी ने तालियां बजा दी। वही परिधि के पास खड़ी पिया ने राही को देख लिया था। उसने अपनी बहन को रिंग देते हुए उस तरफ देखने का इशारा किया। परिधि ने भी उधर देखा तो वो सब समझ गई लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए आरव को रिंग पहना दी और उसके गले लग गई। सभी ने एक बार फिर तालियां बजाए। आरव ने उसे खुद से दूर करना चाहा तो वो हट गई और जल्दी से उसके गाल को चूमकर शर्माते हुए पीछे हो गई। इसी के साथ तेज हूटिंग और खुशी भरी आवाज गूंजने लगी। परिधि ने अपनी नजरें झुकाई जरूर थी लेकिन अपनी कंखियों से वो राही को देख रही थी जिसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया था। उसे इस तरह देखकर पिया अपनी बहन के कान में बोली, दी देखो बेचारी अनाथ एक बार फिर अकेली हो गई। स्माइल विद हॉर्न्स कहते हुए उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ राही को देखा, फिर उसके पीछे खड़ी रुचि को जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब सभी मेहमान आपस में बिजनेस की बातें करते हुए स्नैक एंजॉय कर रहे थे। राही, रुचि ने उसे पुकारा लेकिन वो वही सदमे में खड़ी एकटक आरव को देख रही थी जो अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था लेकिन उसकी नज़र भी राही पर ही थी। राही, इस बार रुचि ने उसे जोर से हिलाया तब जाकर वो हकीकत में आई। उसने अपनी इकलौती दोस्त को देखा जिसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। उसकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले। रोने से सच बदल तो नहीं जाएगा राही, मैंने कहा था ना यहाँ आकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन तू नहीं मानी क्योंकि तुझे लग रहा था कि ये सब झूठ है और जब वो तुझे देखेगा तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास चला आएगा। तू देख रही है, ये है आरव की असली दुनिया, ग्लैमर से भरी जहां वो एक इमोशनलेस इंसान है। जो तेरे सामने था वो उसकी हकीकत नहीं थी राही, जिस तरह तूने दुनिया के सामने एक मुखौटा ओढ़ा हुआ था। मेरी सच्ची राही तो वो है जो अपने आत्मसम्मान और सपनों के लिए किस्मत से तक लड़ चुकी थी। फिर अब क्या हुआ? राही सब सुन रही थी और जैसे जैसे रुचि के कहे शब्द उसे सुनाई देते वैसे वैसे उसे एहसास होता कि उसने सच में आरव के लिए खुद को कितना बदल दिया था। यहाँ तक कि अपना सपना भी छोड़ दिया जिसके रास्ते शायद वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाती। राही के आंसू अपने आप सूख गए। उसने रुचि को देखा जो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। दोनों बाहर आ गए और जैसे ही वहां से जाने को हुए एक मीठी आवाज आई जिसे सुनकर वो रुक गए। मिस राही, आप तो आरव की दोस्त है ना, फिर इस तरह उससे बिना मिले कहा जा रही है?
देखो आरव, अब आप ही इन्हें रोकिए, कम से कम हमारी इंगेजमेंट का केक तो खाकर जा ही सकती है। आवाज़ किसी शहद जैसे मीठी थी, लेकिन राही और रुचि को वो कांटे की तरह चुभ रही थी। दोनों पलट गए और अपने सामने खड़े दो परफेक्ट लोगों को देखते हुए उनके मन में एक ही ख्याल आया, कितनी बुरी किस्मत है। क्या राही खुद को संभाल कर आरव की यादों से दूर जाने में कामयाब हो पाएंगी या फिर वो उसके लिए लड़ेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी काली जुबान वाली काली। उनके शब्द उन दोनों ने भी सुने। आरव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस राही को ही बिना भाव के घूर रहा था। वही परिधि की आंखें कंफ्यूजन से भर गई। उसने कहा, बुरी किस्मत किसकी? तुम्हारी और किसकी? कहते हुए रुचि टेढ़ा मुस्कुरा दी। उसका जवाब सुनकर परिधि का चेहरा काला पड़ गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, किस्मत तो तुम्हारी दोस्त की रूठ गई है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ओए, तेरे बाप का अनाज नहीं खाते समझी? रुचि एकदम से चिढ़ गई और गुस्से से पिया को मारने के लिए आगे बढ़ी कि राही ने उसे पकड़ लिया और नामे सर हिलाकर बोली, जाने दो रुचि, जो खुद अपने बाप के पैसे पर ऐश करते हो उन्हें तो यही लगेगा कि सब इसकी ही तरह बोझ है। उस आवाज़ को सुनकर इस बार आरव भी हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले राही कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती थी, बस इग्नोर करके चली जाया करती थी। उसने उसकी आंखों में देखा जहां कुछ तो बदल गया था। नहीं, मैं अपनी राही को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। कुछ भी हो, मेरा उससे बात करना जरूरी है, नहीं तो मैं कैसे उसे सब समझा पाऊंगा? आरव ने मन में खुद से कहा। उसकी आंखें बेचैन होकर राही को देखने लगी, जो अब उसे एक नज़र देख भी नहीं रही थी, जिससे उसका दिल अंदर ही अंदर हजार टुकड़ों में टूटने लगा था। यू बिच, किसे बोझ कह रही हो? तुम्हें तो जलन हो रही है कि हम इतने अमीर खानदान से आते हैं। ये कहकर पिया ने बड़े ही स्टाइल से अपने बाल झटके और राही के पास आकर, तुम्हें क्या लगा था यहाँ आकर तुम मेरी बहन की सगाई रोक दोगी? ना ना, तुम तो यहाँ बुलाई गई हो और मैंने तुम्हें बुलाया है, वरना तुम जैसे फटीचे को इस महल जैसे मेंशन में कोई कदम भी नहीं रखने देता। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम दोनों समझ सकी, जितनी औकात हो उतने ही बड़े सपने देखने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ना खून का पता ना खानदान का पता, पता नहीं किसका गंदा खून हो, उसने अभी इतना ही कहा था। तदाक, पिया का चेहरे नीचे झुक गया और उसने दर्द को सहते हुए अपने उस गाल पर हाथ रख लिया। राही की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका हमेशा से सॉफ्ट और एलिगेंट ऑरा जैसे कहीं गायब सा हो गया। कोई नहीं जानता था कि जिस राही को उन्होंने इतने सालों तक देखा या जाना था, वो एक अलग ही इंसान थी जो खुद को बाहर कभी ला ही नहीं सकी थी। लेकिन आज सारे डर को पीछे छोड़कर वो फिर से वही 8 साल वाली राही बन चुकी थी, जब उसने अपने आंखों के सामने अपने विश्वास का गला घोटते हुए देखा था। उसने जिस डर को इतने साल छुपा कर रखा, आज एक और ठोकर लगने के बाद वो उससे आज़ाद हो गई और अब ये राही डरने वाली नहीं थी। पिया ने गुस्से से उसे देखा और अपना हाथ उठा दिया। वो पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर कूदी। टायर्ड, उसकी दर्द भरी आह निकल गई। परिधि जल्दी से उसके पास बैठ गई और चिंता करते हुए बोली, पिया तू ठीक है ना? उसने देखा पिया के घुटने छील गए हैं और उनमें से हल्का खून भी निकल आया है। परिधि ने आश्चर्य से राही को देखा, जो पिया के खुद पर हावी होने से पहले से साइड हो चुकी थी। राही, तुम ऐसी कैसी बन गई? कॉलेज में तो तुम एकदम सीधी थी, अभी ये बदलाव आया कि पहले से ही तुम एक सड़क छाप लड़की हो जो बेवजह झगड़ा और मारपीट करती है। उद्धरण चिन्ह। हा, मैं हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन मैंने खुद को बदलने के लिए शांत रहना चुना। लेकिन वो उसके पास बैठ गई और मायूसी से आगे कहने लगी, तुम्हारी बहन जैसे बड़बोले लोगों के कारण खुद को शांत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो उस मेनका से भी ज़्यादा अच्छे से किसी का भी ध्यान भंग कर दे, आखिर इसके पास इसका इकलौता पीस जो है, इसकी काली जुबान। कहते हुए राही ने अपने घुटने को पकड़े बैठी पिया को घूरा। उद्धरण चिन्ह। राही उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। उसे खुद से दूर जाता देख आरव, जो उसके एक क्षण से सदमे में खड़ा सब देख रहा था, अचानक उसकी हाथों की नशें तन गई और उन आंखों में अजीब सी सनक दिखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। वही रुचि अपनी पहले वाली राही को देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सकी, फिर पिया को देखकर हंसकर बोली, काली जुबान वाली काले दिल की औरत। ये कहकर वो भी राही के पीछे भागते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। काला किसे बोला? औरत होगी तुम और तुम्हारी वो 2 टके की दोस्त। पिया गुस्से से भर गई, चिल्लाने लगी। वो इतने में ही नहीं रुकी, उसने आगे भी कहना जारी रखा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के प्यार के लायक भी हो? अरे तुम जैसे गंदे खून को कोई अपने सराखों पर नहीं बिठाएगा, बल्कि पैरों की जूती बनाकर फेंक देगा। जैसे तुम्हारी माँ शर्म से तुम्हें रोड पर छोड़कर चली गई थी, ठीक वैसे उसी तरह तुम भी किसी का पाप अपने पेट में पालोगी। सपने देखना भूल जाओ, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। हा, मुझे मारने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी राही। उसे ऐसे ही जाता देख पिया जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि जो गेस्ट हॉल से बाहर की तरफ आ रहे थे उन्हें भी सुनाई दे रहा था। धड़ाम। वो आगे और कुछ बोलती कि आरव ने उसके ठीक पास में गमला उठाकर फेंक दिया।
इस बार परिधि भी उसका चेहरा देखकर सहम गई। वही पिया का डर से बुरा हाल हो गया था, क्योंकि आरव अपनी जानलेवा आंखों से उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही मौत के घाट उतार देगा। राही नंगे पैर उस महल जैसे मैंशन से जा चुकी थी। उसके जहन में पिया का एक एक शब्द गूंज रहा था। उसने सब कुछ सुना था, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि पत्थर पर सर मारने से उसका ही सर फूटेगा। वैसे भी आज जो उसकी हालत थी, उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। प्यार और विश्वास दोनों सिक्के के पहलू है जिसे उसने निभाया, लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा ही सोचता है? नहीं। राही धीरे चल, तू कहाँ जा रही है? उस काली बिल्ली की बातों के बारे में मत सोच। जरूर तेरे कान्हा ने तेरे लिए कुछ बहुत ही अच्छा और बड़ा सोच रखा होगा। राही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुचि उसे रोकते हुए बोली, इस तरफ कहाँ जा रही है? हमें तो घर जाना है। नहीं रुचि, तू जा, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, मैं अपने आप आ जाऊंगी। उसने रुचि का हाथ हटाया और आगे बढ़ गई। वो चुप रही, क्योंकि उसे भी यही सही लगा कि वो अकेले रहकर खुद को इस दुख से निकाल लेगी। रात हो चुकी थी, लेकिन उसने अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। रात गहरा रही थी और राही इसी तरह अपने हाथों में हील्स पकड़े सुनसान सड़क पर बिना किसी डर के चल रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है। शायद वो खुद उसे ढूंढने आई थी। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो थम गई और अपने घुटनों पर बैठकर चीखी, आरव, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कहा था ना, कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं। प्यार के लिए एक नज़र काफ़ी थी, और मेरे लिए वो एहसास ही प्यार था जब उस गहरे समुद्र में तुमने मुझे अपने सीने से लगाया था और अपनी सांसें दी थी। दुनिया की उन घटिया बातों को सुनते हुए मैं बड़ी हुई, लेकिन आज तुमने उसे सच कर दिया। सच कर दिया कि जिसकी कोई औकात, जात और खानदान का पता नहीं होता, वो किसी के घर की इज्जत कैसे बनेगी। साबित कर दिया कि आज भी लोगों की सोच कितनी छोटी है। क्या क्या गलती है मेरी? अगर मैं अनाथ हूँ, क्या गलती है कि सब मुझे छोड़ जाते हैं? फिर आसमान को देखकर जो काला पड़ चुका था, मेरे नसीब को लिखते समय क्या आप मुझे किसी का प्यार मिलेगा ये लिखना भूल गए थे, जो आज मैं फिर एक बार टूटकर बिखर चुकी हूँ? लाउडली क्राइंगा। वो दर्द से रो पड़ी। उसकी आंखें मुंद गई और वो वही बेहोश हो गई। आसमान जिसमें अब बादल गहरा आए थे, मौसम एकदम से पलट गया और तेज हवाओं के साथ सड़क पर पत्ते उड़ने लगे। सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी वो, जैसे दुनिया हार चुकी थी, बिना ये जाने कि कोई है जो उसे तब से देख रहा था जब से वो रायचंद मैंशन से बाहर निकली थी। अंधेरे में छिपी एक पेड़ के पास ब्लैक रेंज रोवर के अंदर से दो काली गहरी आंखें राही को देख रही थी, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। कौन है ये शख्स जिसकी नज़र शुरू से ही राही पर ठहरी हुई है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो रेटिंग्स जरूर देना, और जिसे अच्छी ना लगे वो कृपया कोई भी रिव्यू ना दे। धन्यवाद। अगली सुबह बेड पर लेटी लड़की किसी स्लीपिंग ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी। वही उसके हाथ को पकड़े एक सख्त हाथ उसे अपनी गहरी काली आंखों से बिना भाव के देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि उस लड़की की पलकें फड़फड़ाने लगी है, तो उसने उसका हाथ छोड़ दिया और रूम से बाहर निकल आया। वही बाहर खड़े एक लड़के ने सदमे से अपने बॉस की हरकत को देखा, फिर खुद से ही बोला, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? बॉस ने सच में किसी लड़की को देखा, वो भी इतनी देर के लिए? राजपाउटिंग इतने गुस्से में अपना नाम सुनकर उस लड़के ने हड़बड़ा कर सामने देखा तो उसका बॉस उसे ही अपनी कोल्ड नजरों से घूर रहा था। जी बॉस, सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। काम ज़्यादा लग रहा है तो घर पर बैठ जाओ। यहाँ सपने या फिर सोचने के लिए मैंने तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा है। उद्धरण चिन्ह। बॉस मैं समझ गया, ये कहकर उसने सर झुका लिया और खुद को कोसने लगा। तभी सामने खड़े शख्स ने उसे कुछ बताया और वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया, बिना ये देखे कि उसका पीए कहीं सदमे से मर तो नहीं गया। राज ने जल्दी ही खुद को हकीकत से वाकिफ कराया और उसे अब सब कुछ समझ आने लगा था। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और वही बाहर खड़े होकर उस लड़की के जागने का इंतजार करने लगा। वही दूसरी तरफ एक लड़का अपनी आंखों में बेहद जुनून और पागलपन लिए बड़ी सी स्क्रीन को देख रहा था। उस फेरी लाइट के घर में वो लड़की किसी जादुई परी की तरह लग रही थी। माय लव, बहुत रुलाया है ना मैंने? कोई बात नहीं, तुम्हारे आरव को तुम्हें रुलाने और दर्द देने का हक है। अगर मेरे सिवा कोई भी तुम्हें छुएगा भी तो उसकी जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसने किसी संकी की तरह राही के मुस्कुराते चेहरे को छुआ और उसकी तस्वीर को किस करने लगा, जैसे उसके सामने सच में राही ही खड़ी हो। तुम मेरा प्यार नहीं, मेरा पागलपन बन चुकी हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिस पावर के लिए मैंने इतनी मेहनत की है उसे कैसे अपने हाथ से निकलने दूँ? नहीं, और तुम्हारी खूबसूरती को दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए मुझे बहुत ही पावरफुल बनना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उसका सफ़ेद कोट बेतरतीब ढंग से कोने में पड़ा हुआ था और वही फर्श पर कई सारी खाली वाइन की बोतल रखी हुई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना नशे में है कि अपना होश खो बैठा है। उसी रूम के बाहर परिधि बेचैन सी इधर उधर घूम रही थी। वही बैठी पिया उसे देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे अचानक से कुछ याद आया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसने परिधि को देखा और बोली,
दी अगर आपको रायचंद परिवार की बहू बनना है तो उस फटीचर को आरव की जिंदगी से हमेशा के निकाल फेंकना होगा। नहीं पिया, तुमने देखा नहीं आरव कितना परेशान है। वो उससे प्यार करता है। मैंने तय किया है कि मैं उसे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद डिवोर्स दे दूंगी जिससे वो खुशी से राही के साथ रह सके। अपनी बहन की बातें सुनकर पिया ने अजीब ढंग से उसे देखा। तभी उसकी नज़र हल्के खुले दरवाजे पर गई और कुछ सोचकर बोली, पर दी इससे आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी और मॉम डैड आपको ही ब्लेम करेंगे, एवं पूरी रायचंद फैमिली भी। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए आरव की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरी खुद की इज्जत भी नहीं। जो दादाजी चाहते हैं वो उन्हें देकर मैं उसकी लाइफ से चली जाऊंगी जिससे वो दोनों खुशी खुशी रह सके। आज भी मैं राही को इसीलिए रोकना चाहती थी जिससे आरव अपनी सफाई दे सके। पर कोई बात नहीं, मैं खुद आज ही राही को मिलने बुलाऊंगी, तब तो उसे आना ही होगा। और तुम आरव को ले आना, ये कहकर वो वहां से चली गई। पिया ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर वो भी वहां से गेस्ट रूम की तरफ चली गई क्योंकि अभी वो सब रायचंद मैंशन में ही रुके हुए थे। दरवाजे के पास खड़े आरव ने उनकी सारी बातें सुनी और उसे खुशी हुई कि परिधि एक अच्छी लड़की है। इससे एक बात तो पक्की थी कि अगर वो राही को सब समझा दे तो वो उसका इंतजार करेगी। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया, भले ही उसने बहुत पी ली थी फिर भी कौन क्या कह रहा है उसे सब समझ आता था। अंडस्को माउंटेन वैली। धूप की रोशनी बेड पर लेटी लड़की के चेहरे को और भी चमका रही थी, उन किरणों से परेशान होकर जो उसे अपनी सुंदर आंखें खोलने पर मजबूर कर रही थी। राही कसमसाते हुए उठ गई। उसकी नज़र सबसे पहले सामने पड़ी जहां उसे खुला आसमान, मन को लुभाने वाला नज़ारा उन बड़ी बड़ी खिड़कियों से साफ नजर आ रहा था। राही को अचानक होश आया और वो अपने आसपास देखने लगी। जैसे ही उसे याद आया कि वो तो सड़कों पर चल रही थी और अचानक वो वही बेहोश हो गई, तो उसे यहाँ कौन लाया। यही सब सोचते हुए उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसने अभी भी वही ड्रेस पहनी थी जिससे उसे राहत मिली और वो बेड से उठकर उस फुल लेंथ ग्लास वॉल जैसे खिड़कियों को खोलकर बालकनी में चली गई। एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर गया जिससे उसके लब अपने आप मुस्कुरा दिए। वो अपनी सुंदर भूरी आंखों से बाहर की सुंदरता को निहारने लगी, बिना ये जाने कि कोई उसे काफ़ी देर से बिना पलके झपकाए अपनी उन्हीं काली कठोर लेकिन शांत आंखों से घूर रहा है। राही को भी खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं कर रही थी। उस जगह को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही सुरक्षित जगह पर आ गई हो। वो सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद किए ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी जिसमें झूलते उसके बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। वही अपने स्टडी रूम की खिड़की से ये नज़ारा देख रहा शख्स चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, बॉस मैडम उठ गई है। हम उस सामने खड़े शख्स ने बस इतना कहा, फिर उसके हाथ से फाइल लेकर पेपर्स पढ़ने लगा। सब कुछ सही देखकर उसने उन्हें रख दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, तुम्हें याद है ना क्या करना है। येस बॉस, राज ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर राज भी बाहर निकल गया। राही जैसे ही रूम के अंदर आई उसे वही बेड पर कुछ शॉपर्स रखे मिले। उसके ऊपर ही एक नोट था जिसे उसने उठा लिया। ये आपके लिए कुछ कपड़े हैं, जो भी अच्छे लगे पहन लेना। राही ने उन शॉपिंग बैग्स को देखा, फिर एक एक करके उनके अंदर रखे कपड़ों को। सभी कपड़े काफ़ी अच्छे थे। उसने उनमें से एक लिया और बाथरूम में चली गई। हॉल में वही आदमी बिना भाव के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। एक हाथ में अपनी ब्लैक कॉफ़ी पकड़े उसके सिप लेते हुए आज की न्यूज़ पढ़ रहा था। राज उसके सामने सर झुकाए पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन को पढ़कर बोला, बॉस, हर जगह रायचंद की रॉय फैमिली के साथ डील और उनके बड़े बेटे की एंगेजमेंट की ही खबर चल रही है। एंटरटेनमेंट के साथ अब इनका नाम बिजनेस न्यूज़पेपर में भी देखा जाने लगा है। रायचंद का जिक्र होते ही उस शख्स की आंखें और भी ज़्यादा सख्त पड़ गई और उसकी हाथों की नशे उभर आए। अचानक माहौल में आई इस ठंडक से राज एकदम से होश में आया जो झुकते हुए न्यूज़ पढ़ रहा था। उसने अपनी तिरछी नज़रों से अपने बॉस को देखा तो सहम गया। तभी सीढ़ियों से हील की टक टक की आवाज़ आई तो उसकी नज़र उस तरफ चली गई। सोफे पर बैठे शख्स की कठोर आंखें भी नॉर्मल हो गई और वो अपनी तिरछी निगाहों से उस तरफ देखने लगा। भूरी आंखें, काले कमर तक आते बाल, गुलाबी परफेक्ट लिप्स, बेहद ही सुंदर फीचर्स जिसे एक बार देखते ही कोई भूल नहीं सकता। बेदाग चेहरा, इतना गोरा कि हल्का सा भी छू ले तो लाल पड़ जाए। उसका रूप किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह नहीं था। वो तो अप्सराओं को भी मात दे दे। उस पर से उसका परफेक्ट फिगर जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल उठे। पिंक फ्लोरल ड्रेस पहने राही नीचे उतर रही थी। वो किसी सोच में गुम हॉल में आ गई, तब जाकर उसकी नज़र सोफे पर बैठे शख्स पर गई जिसका चेहरा न्यूज़पेपर से कवर था, लेकिन उसके वो अट्रैक्टिव लिप्स जो अपनी कॉफ़ी पीते हुए किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। राही ने अपना सर झटका और खुद से ही बोली, ओ राही, तेरी नज़र कहाँ जा रही है? संभल जा वरना ये लोग तुम्हें ठरकी ना समझ ले। जैसे ही वो उनके पास आए, राज ने रिस्पेक्ट से कहा, मैडम आप क्या पीना चाहेगी, चाय या कॉफ़ी, या फिर कुछ खाना है तो बता दीजिए, उसके बाद आपको शायद भूख प्यास ना लगे।
उसने आखिरी शब्द बहुत हल्के से कहे थे जिसे राही ने तो नहीं सुना था, लेकिन सोफे पर बैठे उस शख्स ने घूरकर उसे देखा जैसे कह रहा हो, बिहेव, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अभी कुछ कहती कि उसका फ़ोन बज उठा। रिंग रिंग रिंग। राही ने देखा उसका फ़ोन यही टेबल पर है तो उसने झट से उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे राही टेंशन में आ गई। उसने जल्दी से कहा, डोंट वरी रुचि, हमारे अनाथ आश्रम को कुछ नहीं होगा। तू बस जल्दी से किसी ढंग के लड़के का इंतजाम कर, मैं आज ही शादी करूंगी। राही की आवाज़ में पहले जैसी कोमलता और मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था जिससे ये साफ था कि उसने जो भी कहा उसके लिए वो पूरी तरह ऋत्विकज्ञ हो। राही ने कॉल कट कर दिया, फिर राज की तरफ देखकर बोली, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, वरना आजकल कौन किसी के बारे में परवाह करता है। मैम, आपको मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरे बॉस थे जिन्होंने आपको सड़क पर बेहोश देखा और आपको अपनी गोद में उठाकर घर ले आए। उसकी बात सुनकर राही हैरान रह गई। उसने सोफे पर बैठे शख्स को देखने की कोशिश की जो अभी भी बिना भाव के न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था। तभी राज ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंने जो सुना क्या सच है? आप शादी करना चाहती है? अगर ऐसा है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। उद्धरण चिन्ह। कैसा ऑफर? राही ने उसी तरह हैरानी से कहा। पहले आप बैठ जाए, हम बैठकर बातें करते हैं। उसके ये कहते ही राही ने हाँ में सर हिलाया और वहीं रखे एक सोफे पर बैठ गई जो उस शख्स के एकदम सामने था। राज ने एक नज़र अपने बॉस को देखा, फिर अपने गले को ठीक करते हुए बोला, मेरे बॉस के घर वाले उन्हें शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनके शादी न करने के फैसले से बॉस की दादी ने खाना छोड़ दिया है कि जब तक वो मानेंगे नहीं वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगी। उनकी जिद के आगे बॉस मजबूर हो गए और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने लिए लड़की खुद पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सारी बात कह देने के बाद राज ने एक गहरी सांस ली, फिर राही को देखा जो किसी सोच में गुम थी। तभी एक बार फिर उसने कहा, देखिए, आपको भी किसी से शादी करनी ही है और मेरे बॉस को भी, तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे से। कहते हुए वो रुक गया और बारी बारी से उन दोनों को देखने लगा। राही ने उसे अजीब ढंग से देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोली, जिसे शादी करनी है वो तो चुप है, तो तुम इतना क्यों बेताब हो? जैसे तुम्हारे बॉस की शादी नहीं हुई तो कवारे ही रह जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर राज की आंखें शौक से फैल गई। फिर उसने अपने बॉस को देखा जो राही को ही एकटक घूर रहे थे। शादी करने के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? अचानक से एक डीप वॉइस राही को सुनाई दी और उसकी आंखें अपने सामने बैठे शख्स की गहरी काली आंखों से जा मिली और वो वही जम सी गई। उद्धरण चिन्ह। पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। राही बिना पलके झपकाए सदमे से अपने सामने किसी राजा की तरह बैठे आदमी को देख रही थी जो अपनी नशीली आंखों से ही उसे अपना दीवाना बना रहा था। काली गहरी आंखें, जेल से सेट किए हुए बाल, बेहद ही सुंदर फीचर्स, सेक्सी होठ, गठीला बदन, उस पर से बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक बार कोई देखे तो देखता रह जाए। नेवी ब्लू थरी पीस में उसका हैंडसम चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था जिसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। ये तो ऋत्विक अग्निहोत्री है, RA एंटरटेनमेंट के CEO, जिनकी कंपनी इंटरनेशनली भी स्टैब्लिश और फेमस है, राही ने खुद से ही कहा। उसने सोचा नहीं था एक दिन वो इतने करीब से इस इंडस्ट्री पर रूल करने वाले किंग से मिलेगी जिसे देखना भी किसी सपने से कम नहीं था। उद्धरण चिन्ह। आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं, जबकि आपके एक बार कहने पर कोई भी लड़की खुशी खुशी शादी कर लेगी? एकदम से उसके मुंह से ये सवाल निकल गया। कोई भी लड़की मुझे नहीं चाहिए। उसने बस इतना कहा और राज को कुछ इशारा कर दिया। राही भी उसकी आधी बात को समझ गई और सोचने लगी, ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, इसे मुझसे क्या ही फायदा होगा। इसे तो जो भी लड़की चाहिए होगी, बस उसकी तरफ एक इशारा करने की देर है और वो उसके बिस्तर पर खुशी खुशी चढ़ने को तैयार हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शादी तो मुझे करनी ही है। वो अभी सोच में खोई हुई ही थी कि उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। राही ने अपने फ़ोन को देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली और कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राही तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट गया था, वहाँ ताला लगा हुआ था। तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि मेरे पीछे आकर अपना टाइम वेस्ट। वैसे भी जिस पल तुमने उससे सगाई की उसी पल से हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। उसकी ऐसी बात सुनकर आरव गुस्से से चिल्लाया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि आरव रायचंद अपनी राही को भूल जाए? कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, और रही बात सगाई की तो वो सिर्फ दादाजी की वजह से मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। लेकिन एक बार मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए उसके बाद मैं परिधि को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँगा। बस तब तक मेरा इंतजार कर लो। वैसे भी जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, साथ में मूवी पर जाना, लंच पर मिलना और डिनर डेट के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाना। सब कुछ पहले जैसा ही तो होगा। उसकी बातें सुनकर राही को वो समय याद आ गया जब वो उसे स्पेशल फील कराने के लिए अपनी जी जान लगा देता था।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें देखकर ऋतिक, जिसका चेहरा आरव के शब्दों को सुनकर कठोर हो गया था, उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और आंखें बंद करके खुद के गुस्से को पी गया। तभी उसके कानों में राही की मायूस आवाज सुनाई दी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया है, और मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती और ना ही कोई दूसरी औरत बनना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने बिना जवाब सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर ऋतिक को देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। उसके दिमाग में कई सारी आवाज़ घूमने लगी, तुम जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, बस एक बार यूज़ करके फेंक देगा। जैसे तुम्हारी माँ अपने पाप को सड़क पर छोड़ गई थी, उसी तरह तुम ही अपने पेट में किसी का पाप लेकर घूमोगी। तुम्हें क्या लगता है कि सुंदर हो तो सब तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगे? नहीं, बल्कि तुम्हें अपने पैर की जूती समझकर जब मन चाहे रोंद देंगे और टूट जाने पर फेंक देंगे। राही की आंखें नम हो गई और उसने कहा, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलो। ऋत्विक ने बस इतना कहा और उसे देखने लगा। मैं इस शादी को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। राही ने उसकी आंखों में देखकर कहना जारी रखा, आप मुझे कभी भी खुद में और अपने सपने के बीच किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम दोनों ही शादी के बाद एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, प्यार भले ना हो लेकिन विश्वास की उम्मीद रख ही सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं कभी भी किसी मर्द के करीब नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं। रही बात शादी की, तो हम इसे एक मौका देंगे। अगर हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हुए तो लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभाएंगे, नहीं तो कोई भी इसे खत्म कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई और ऋत्विक के जवाब का इंतजार करने लगी। तब तक राज भी कुछ पेपर्स के साथ वहां आ गया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊँगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम खुद भी मुझे इंटरफेयर करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये एक पति का फर्ज होता है। उसने इतनी बड़ी बात बहुत सादे ढंग से कह दी थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द राही के दिल को छू गए और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जल्दी ही दोनों सिविल ऑफिस के लिए निकल गए। राही ने रुचि को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। वो तो ऋत्विक अग्निहोत्री का नाम सुनकर शौक ही हो गई, लेकिन अपनी दोस्त की किस्मत को देखकर उसे खुशी हो रही थी कि उसकी शादी एक बहुत ही पावरफुल इंसान से होने वाली थी, जिसके बाद कोई भी उसे तंग नहीं कर पाएगा और ना ही ये कहेगा कि वो सिर्फ किसी की रखेल बनने के लायक है। टू बी कंटिन्यूड। यकीन नहीं होता कि अब ये हैंडसम शख्स मेरा हस्बैंड है। सिविल ऑफिस के बाहर राही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कैसे उसने मेहनत करके पढ़ाई की और जब उसे अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए था तब वो किसी ऐसे इंसान के लिए उन्हें कुर्बान कर बैठी जो उसकी जगह किसी और को सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे पैसा और प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा प्यारी थी। राही ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, हर बार प्यार और रिश्तों के लिए एक लड़की ही क्यों कुर्बानी दे? क्या एक औरत की सफलता के पीछे कभी कोई मर्द नहीं हो सकता? उसने अपनी आंखें खोली और हकीकत को फेस करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी एक बड़ी हथेली उसके हथेली को पकड़ लिया। राही, जिसके अंदर एक अलग की तूफान उमड़ रहा था, वो शांत हो गया। उसे एक गर्माहट महसूस हुई और जब उसने अपने बगल में खड़े आदमी को देखा तो उसकी आंखों में एक सुकून सा उतर आया। ऋत्विक उसे ही देख रहा था। उसने कहा, क्या तुम पछता रही हो? अगर हाँ तो अभी भी वक्त है, यहाँ से जा सकती हो। लेकिन एक बार जब तुम मेरी हो गई तो भूल जाना कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। ये बात उसने बहुत ही गंभीर लहजे में कही थी। राही हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं अपने फैसले पर कभी नहीं पछताऊंगी, क्योंकि जो भी रिग्रेट होना होता उसे मैं पहले ही पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थामे आगे बढ़ गया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसकी आंखें चमक उठी थी राही की डिटर्मिनेशन को देखकर। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपनी शादी रजिस्टर करा ली और गवाह के तौर पर राज और रुचि ने साइन कर दिए, जो पहले से ही सिविल ऑफिस के अंदर उनका इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे के बाद दोनों के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। राही ने एक गहरी सांस ली, तभी रुचि उसके गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड। फिर ऋत्विक की तरफ देखकर, कांग्रेस सर। उसने भी हल्का सा सर हिला दिया। राज भी एक्साइटेड होकर बोला, कॉन्ग्रेट्यूशन बॉस एंड लेडी बॉस। राही ने हल्की स्माइल के साथ थैंक यू कहा, फिर ऋत्विक को देखने लगी जो अपने फ़ोन में बिजी था। ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन वो जानता था राही उसे देख रही है। चलो। अपने फ़ोन को जेब में रखकर ऋत्विक ने कहा और वो वहाँ से जैसे ही जाने को हुए एकदम से रुचि बोली, सर मुझे राही से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर आपको ठीक लगे तो अभी कर लूँ। हम एक नज़र राही को देखकर उसने बस इतना कहा, आंखों पर शेड चढ़ाकर अपनी कार की तरफ चला गया। राज पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उनके जाने के बाद रुचि ने सीरियस होकर कहा, देख तू गुस्सा मत होना, मैंने तेरे लिए एक ऑडिशन अरेंज किया है। राही ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, रोल क्या है और कब है ऑडिशन? रुचि जो सोच रही थी कि कैसे उसे मनाएगी, राही का जवाब सुनकर एकदम से हैरान हो गई। क्या कहा तूने? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुना हो। रुचि, तुमने कुछ लगी सुना है। अब राही किसी के लिए भी अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी।
उसके आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। उसे फिर से पहले वाले अवतार में देखकर रुचि की आंखें खुशी से नम हो गई। वो बोली, अपनी पहले वाली राही को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही तेरी नई जिंदगी को लेकर अब मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे सामने फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा खड़ा है जिसे लोग चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। और अब तो तेरे पास ऋत्विक अग्निहोत्री का सपोर्ट भी है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो तुझ पर अपनी पावर की दोष जमा सके। नहीं, भले ही अब वो मेरे हस्बैंड है, लेकिन मैं उनके नाम को इस्तेमाल करके खुद को ऊंचाइयों पर नहीं लाऊंगी। उनसे शादी करने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई लालच, बस स्वार्थ है कि मेरी भी फैमिली हो। अगर इसके लिए कोई मुझे स्वार्थी कहता है तो मैं तैयार हूँ। जब उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक हो जाऊंगी तो खुद ही हम अपनी मैरिज पब्लिक कर देंगे। अब तू मुझे ऑडिशन के बारे में बता। रुचि, जो उसकी बातों में कहीं खोई सी थी, मुस्कुराकर बोली। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ऑडिशन आज ही शाम 5 बजे है। ये रोल उसी डायरेक्टर की फिल्म का है जिन्होंने तुम्हें 2 साल पहले अपनी फिल्म का ऑफर दिया था, और उस आरव की वजह से तुमने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। ये कहते हुए रुचि का चेहरा गुस्से से भर गया। राही को भी याद आया कि जब वो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी लेकिन उसे कोई रोल नहीं मिल रहा था, उसकी वजह आरव था, जो उसे बस एक शोपीस की तरफ अपने घर में सजाकर रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि राही का एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेहरा लड़कों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट सकता था। वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव था, इसलिए उसने राही का करियर अपनी पावर से बंद करा दिया। आखिर वो भी 30% एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल और रूल करता है, और अपनी कंपनी लाइट ब्राइट एंटरटेनमेंट के सीईओ की पोजीशन के चलते उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सच जानते हुए भी राही ने सोचा कि वो किसी और की उस पर नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए किसी ना किसी बहाने उसे एक्टिंग करने से रोक देता था। जब राही ने अपना करियर छोड़ दिया तो उसने उसकी सेफ्टी के लिए मास्क पहनने के लिए कहा। उसने उसकी खुशी के लिए खुद को छुपा भी लिया, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। और अब भी वो चाहता है कि वो उसका इंतजार करे जब वो अपनी प्रॉपर्टी हासिल करके उससे शादी करेगा। हा हा हा, राही खुद का ही मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी। अगर उसने सच में एक बार फिर से उससे उम्मीद लगाकर इंतजार किया होता तो उसे एक और टैग मिल जाता। दूसरी औरत, घर तोड़ने वाली और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो सकती थी। राही कहाँ खो गई? उसके हिलाने पर राही होश में आए और उसने कहा, मेरे साथ चल, हम आगे के बारे में बैठकर बात करेंगे। रुचि को भी यही सही लगा, इसलिए वो भी उसके साथ कार के पास आ गई। राही ने खिड़की पर नोक किया तो मिरर नीचे हो गया। अंदर बैठे बेहद ही सुंदर चेहरे को देखकर राही ने मन ने कहा, ये कितने हैंडसम है, कोई भी लड़की इन्हें देखे तो देखती ही रह जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब ये मेरे हस्बैंड है। ये सोचते हुए राही के गाल गुलाबी हो गए और होठ पर अनायास ही एक छोटी सी स्माइल आ गई। क्या हुआ, बोलो? ऋत्विक ने उसके चेहरे को देखकर कहा, जो लाल हो गया था। वो क्या, मैं अपने अपार्टमेंट जाकर सामान ले आऊं? वो मेरे पास में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स थे और मुझे शाम को ऑडिशन के लिए भी जाना है, तो मैं सीधा वहीं से सीधा आपके घर आ जाऊंगी। मेरा नहीं, अब हमारा घर है, ऋत्विक ने उसे गहराई से देखते हुए कहा। फिर उससे नज़र हटाकर अपनी बात पूरी करते हुए, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। कहा ऑडिशन है, उसकी लोकेशन मुझे सेंड कर देना। अपना फ़ोन दो, उसने एकदम से कहा। राही, जो उसके बिना किसी ना नुकुर के मान जाने पर खुश थी, उसने कहा, क्या? ऋत्विक, अपना फ़ोन? ओह हाँ। राही ने जल्दी से अपना फ़ोन उसे थमा दिया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक ने उसे फ़ोन वापस करते हुए कहा, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फ़ोन में सेव कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकती हो। राही ने फ़ोन ले लिया, जिसमें हब्बी के नाम से नंबर सेव किया हुआ था। वो शर्मा गई और चोर नज़रों से ऋत्विक को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद कार चली गई। राही भी रुचि के साथ उसकी स्कूटी पर बैठकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। वही कार के अंदर फैली खामोशी को तोड़ते हुए ऋत्विक की आवाज़ आई, नज़र रखो उस पर, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जी बॉस, राज ने हाँ में सर हिलाकर कहा। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की और थोड़ी देर में उनकी कार आर एंटरटेनमेंट की बड़ी सी इमारत के सामने रुकी, जिसमें सुनहरे अक्षरों में उसका नाम सबसे ऊंचा चमक रहा था। ऋत्विक ने शांत लेकिन ठंडे ऑरा के साथ कार से निकला। उसकी खुद की पर्सनल पार्किंग एरिया था, जिसमें एक लिफ्ट थी जो सीधा टॉप फ्लोर पर जाती थी। वहां सीईओ और उनके असिस्टेंट राज के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था। दोनों लिफ्ट के अंदर आ गए और राज ने टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी ही देर में उनकी लिफ्ट सीधा सीईओ ऑफिस के अंदर खुली। ऋत्विक अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया और राज भी जल्दी से अपने केबिन में जाकर आज का शेड्यूल बनाने लगा। उन्हें काम करते हुए आधा घंटा बीत गया। तभी किसी ने नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। एक लड़की वाइट शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहने बड़ी ही अदा से मटकते हुए अंदर आए और अपनी आवाज़ को हद से ज़्यादा मीठा बनाकर बोली, बॉस, फॉरेन क्लाइंट के साथ डील हो गई है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? ऋत्विक ने बिना अपनी नज़र उठाए कहा।
जब सामने वाली लड़की ने उन्हें अपने लैपटॉप पर बीसी देखा तो वो उदास हो गई। उनकी कंडीशन ये है कि उन्हें अपनी एड के लिए एक नया चेहरा चाहिए, अगर वो किसी दूसरी कंपनी से भी होगा फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। ऋत्विक के उसे जाने के लिए कहने पर भी वो वही खड़ी उसे निहारती रही और बोली, ऋत्विक तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? दादी को भी तुमने माना कर दिया। कौन है ये लड़की जो अभी बॉस कह रही थी और एकदम से उसका नाम लेने लगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। टू बी कंटिन्यूड।